बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक इंसान की ज़ाहिरी और प्रोफेशनल शख्सियत होती है और एक उनके अंदर का इंसान होता है। मसलन मैं अर्ज़ करता रहता कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब, जो सियासतदान मियाँ नवाज़ शरीफ साहब पिछले दिनों वो तकाज़ा कर रहा था कि वो डट जाए, लेकिन जो इंसान नवाज़ शरीफ है, जो बाप बेटे और शौहर की हैसियत से था, वो तकाज़ा कर रहा था कि वो अपने बच्चों के पास जाए, उनके लिए रिलीफ ढूंढ ले। यही मामला ज़रदारी साहब का भी है। सियासतदान ज़रदारी कुछ और तकाज़ा करता है और इंसान ज़रदारी कुछ और तकाज़ा करता है। ये अगर आप देखें तो इस वक्त इमरान ख़ान साहब की भी यही पोजीशन है कि शायद जो इंसान इमरान ख़ान है वो तकाज़ा करता है कि अपोजिशन को रगड़े, लेकिन जो हुक्मरान इमरान ख़ान का तकाज़ा है शायद वो कुछ और हो। यही कुछ हमारे साथ भी होता है। हम देख रहे हैं कि मीडिया में हम सियासतदानों के सिर्फ़ सियासतदान के रुख को सामने लाते हैं और अक्सर औक़ात बहैसियत इंसान उनकी ज़िंदगी का जो रुख होता है वो हमारी नज़रों से महव होता है। कमर ज़मान कायरा साहब भी एक सियासतदान है, पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, साबिक वफाकी वज़ीर रहे हैं। अभी तक हमने जो उनको देखा, सुना और जांचा है तो वो सियासतदान की हैसियत से और पीपल्स पार्टी के तर्जुमान की हैसियत से देखा है। कुछ अर्सा कबल उनको एक ज़िंदगी के शायद सबसे बड़े हादसे से दोचार होना पड़ा और जितना अजीम सानहा था वो हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको भी और बाकी हम सब पाकिस्तानियों को उसी तरह के सदमे से महफूज रखे, अपनी अमान में रखे। लेकिन उस सानहे के साथ एक और पहलू सामने आ गया। पीपल्स पार्टी का रहनुमा हो के, साबिक वफाकी वज़ीर और साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलाआत हो के भी पाकिस्तानियों ने जिस तरह कायरा साहब को अपनी मोहब्बतों और अपनी हमदर्दियों से नवाजा, तो यकीन जानिए जिस तरह उनका सदमा संगीन था और उससे हम सब को अल्लाह की पनाह मांगनी चाहिए और हम दिन रात दस बदुआ है कि अल्लाह ताला उनको उस सदमे को बर्दाश्त करने की तौफीक दे। इसी तरह उनके साथ पाकिस्तानियों की हमदर्दी और मोहब्बत वो मेरे लिए कम से कम काबिल रश्क थी। चुनांचे आज के जरगे में मैंने ये ज़रूरी समझा कि कमर ज़मान कायरा साहब बतौर इंसान कमर ज़मान कायरा साहब को दरियाफ़्त करने की कोशिश करे। मैंने उनको कुछ नहीं बताया था, सिर्फ़ उनको ज़हमत दी थी और उन्होंने मेहरबानी की कि आए। कायरा साहब, मैं तो ये जानना चाहूँगा कि आपने फ़िलासफ़ी में डिग्री ली थी, वहाँ से सियासत में कैसे आए और फिर पीपल्स पार्टी का इंतखाब क्यों किया? बहुत शुक्रिया साफ़ी साहब। पहले तो जो आपने कलमात कहे मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, आपके बाकी साथियों का भी जिन्होंने मेरे बच्चों के लिए बोला है, लिखा है, दुआएं की हैं, और सारी कौम का भी आपके प्रोग्राम के तवसत से शुक्रिया अदा करता हूँ कि तमाम वॉक्स ऑफ लाइफ के लोगों ने उनके लिए दुआएं की हैं, मेरे पास आके भी, खतूत के ज़रिए भी, टेलीफ़ोन के ज़रिए भी, मैसेजेस के ज़रिए भी, अपने घरों में बैठ के भी, वो जो तशरीफ़ लाए, वो जो तशरीफ़ नहीं लाए, वो जिन्होंने, जो मुझे जानते हैं, मुझे नहीं जानते हैं, उन सब का मैं दिली तौर पे मशकूर हूँ। और आपने बड़ा खूबसूरत लफ्ज़ कहा, मुझ पे वाकई ही कौम ने, पूरे मुल्क से इतनी मोहब्बत निछावर की है, मैं अब वाकई इस कर्ज़ के नीचे दब गया हूँ और ये समझ नहीं आती कि मैं इस कर्ज़ को कैसे चुका पाऊँगा। अल्लाह ताला मुझे तौफीक दे। यकीनन बड़ा सदमा था। मैं साफ़ी साहब एक लोअर मिडल या मिडिल क्लास मेरी फैमिली है। मेरे दादा, मेरे वालिद खुद स्ट्रगल से बनने वाले नहीं कायरा साहब, उसकी तरफ फिर मैंने सवाल तो वही कर लिया था, लेकिन उसकी तरफ बाद में जाते हैं, चूँकि आपने उसामा का ज़िक्र मैं तो शुरू में नहीं करना चाह रहा था, लेकिन वो मजबूरी भी बन गई। मैं ख़ुद भी ये महसूस कर रहा था कि पता नहीं कि जब आपको ख़बर मिली और वो एक तनाज़ा भी बन गया उस वक्त जिस तरीके से आपको ख़बर दी गई, क्या आपकी कैफियत थी और किस तरह इसको बर्दाश्त किया? वो आपने देखा ही, मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हम कर रहे थे एक मीटिंग के बाद, तो मेरे साथ चौधरी मंजूर साहब थे, नैयर बुखारी साहब थे, पलवा खान, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब थे, हम चारों खड़े पाँचों खड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। तो मैं बात कर रहा था तो आलमोस्ट बात ख़त्म होगी तो एक नौजवान ने आके, वो लेट आया, उसने आके माइक रखा, तो पीछे हट के उसने कुछ दोस्तों को कान में बात कही। उस वक्त तक ये सादरा तो हो चुका था, हादसा हो चुका था।
और शायद टेलीविज़न पे ख़बर आ चुकी थी, हमारे इल्म में नहीं था, मेरे फ़ोन भी, साथियों के फ़ोन भी बंद थे। तो उसने आके कुछ ये कानों में बात की, तो मुझे कहा गया कि जी आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया है। अब मैंने पूछा क्या हुआ, किसके बेटे का? तो उन्होंने कहा जी आपके बेटे का एक्सीडेंट हुआ है, मतलब पता करें। तो मैंने उनका शुक्रिया अदा करके पीछे हटे, फ़ोन करने लगा। तो मेरा बड़ा बेटा लाहौर में था, छोटे का तो तवक्को ही नहीं थी कि इसका एक्सीडेंट हो जाएगा। तो बड़ा बेटा लाहौर में था, तो मेरे जहन में फितरी तौर पे सवाल आया कि शायद उसका एक्सीडेंट ना हो गया हो लाहौर में गाड़ी चलाते हुए कहीं। मैंने उसको फ़ोन किया, उसका फ़ोन बिजी था, एक दो फ़ोन और किए, फिर मैंने उसको दोबारा फ़ोन किया तो उसने हेलो किया, उसके वो फ़ोन पे था। तो मेरे बेटे ने मुझे कहा, मैंने कहा कैसे हो? तो उसकी आवाज़ हेलो सुनते ही मेरी जो परेशानी थी वो काफूर हो गई एकदम एक दफ़ा कि यार ही इज़ ओके, जो ख़ुद फ़ोन रिस्पॉन्ड कर रहा है। खैर उसके बाद मैंने पूछा क्या हाल है? तो उसने वो चीखना शुरू हो गया, रोना शुरू हो गया। तो उसने कहा पापा मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ, उसामा का एक्सीडेंट हुआ है एंड ही इज़ नो मोर। बस यकीनन वो मेरे साथ नैयर बुखारी साहब, मुस्तफ़ा साहब, चौधरी मंजूर साहब, मुझे साथ लेके हम गाड़ी में बैठ गए और साथ ही एक दोस्त के घर चले। मैं अंदर नहीं गया, साथ एक दोस्त के घर गए और वहीं से हम निकल के वापस चले गए। तो काफ़ी देर एक अजीब सी कैफियत रही कि ना मुझे कोई समझ आ रही थी, ना बात को समझ आ रही थी, ना रोना आ रहा था, ना बात हो रही थी। तो यहाँ से चले, सारे दोस्त साथ थे और रमज़ान था और अफ्तार का वक्त करीब था। तो रास्ते में हम कोई रुक के, मैंने कहा अफ्तार करें, तो सारे सोगवार थे। मैंने दोस्तों के से मैंने चौधरी मंजूर साहब साथ थे, तो मैंने उन्हें कहा ज़रा भाई साहब बड़े भाई को फ़ोन करें। उन्होंने पूछें कि ये अकेला ही था, इसके साथ कोई और तो नहीं था जिसका नुकसान हो गया हो? तो मुझे पता चला कि एक दोस्त भी साथ था, वो भी अल्लाह को प्यारा हो गया, हमज़ा भट्ट। और दुख बढ़ गया। फिर हम रास्ते में रुके तो मैं अब दोस्तों को मैंने कहा कि आप रुक के प्रॉपर अफ्तार कीजिए, क्योंकि ये तो एक हादसा है जो हो चुका है। मुझे उन्होंने कहा कि आप उतरे नीचे। मैंने कहा नहीं, आप मुझे छोड़ दें गाड़ी में अकेला कुछ देर के लिए, तो आप अफ्तारी करें। तो वो 10, 12, 15 मिनट उन्होंने मुझे तन्हाई में छोड़ दिया। उस तन्हाई में यकीनन मुझे रोना भी आया, फिर अपने आप को काबू किया। अल्लाह आपको सब्र दे। ये एक बात की जाती है हमारे यहाँ के सियासत के सीने में दिल नहीं होता, और कुछ लोग कहते हैं कि जी हमारे सियासतदान या हम जैसे पेशों से जो लोग वाबस्ता हैं वो इतनी चीज़ें देख लेते हैं कि किसी हद तक वो शकील क़ल्ब बन जाते हैं। लेकिन मैंने देखा कुल के मौका पे आपने जो ख़िताब किया उसमें एक ये भी था कि ज़ाहिरी बात है कि इतना बड़ा हादसा कि आपकी सोच को या आपकी ज़िंदगी के तसव्वुरात को इस हादसे ने काफ़ी हद तक बदल दिया है। क्या यानी दुनिया के लिहाज से और दुनिया के बारे में, ज़िंदगी के बारे में जो सोच होती है, इस साने के बाद क्या तब्दीली आपने अपने सोच में महसूस की? सब एक तो एक मजहबी नुक्ता नज़र से हमारा ये यकीन और एतबाद है कि ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। और ये जो हादसा हुआ ये शायद ऐसे ही था। और बेटे अल्लाह, बच्चे, बेटे तो नहीं, खाली बेटियां उससे बड़ा इनाम होती हैं। तो इनाम था। कुछ इनाम होते हैं जो सारी ज़िंदगी के लिए होते हैं, कुछ थोड़े वक्तों के लिए होते हैं। ये शायद थोड़े वक्त का इनाम था। तो उसके बचपन से, लड़कपन से, जवानी से एंजॉय किया, चला गया। उसकी तकलीफ़, दुख अपनी जगह रहेगा। मैंने ये बात उस दिन भी कही थी और मैंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस हवाले से देखता हूँ, और अपनी फैमिली को भी मैंने समझाया कि ये ज़रा गौर करें कि जितना अरसा अल्लाह ने आपको ये दिया था, आपने उसके इनाम को एंजॉय किया, तो उसकी कुदरत का शुक्रिया अदा करें। हाँ, उसके जाने का दुख है, तकलीफ़ है, उसके साथ एसोसिएशन जो थी, प्यार था, वो माँ को मुझसे ज़्यादा है, दादी को उससे ज़्यादा है, वो सबको रहेगा। और दूसरा यह है कि ज़िंदगी में तब्दीलियाँ, मतलब मैं बहुत ये कह लीजिए काफ़ी सख्त जान आदमी हूँ, नज़रियात के हवाले से भी, ज़िंदगी के हवाले से भी सख्त फ़ैसले कर लेता हूँ। लेकिन मैंने दोस्तों को उस दिन भी कहा कि यार ज़िंदगी में वाकई लम्हे या लम्हे के भी कुछ हिस्से इंसान की ज़िंदगी के धारे बदल देते हैं। मैं जब ये बात कर रहा था तो उस वक्त मेरे बेटे को फौत हुए, दोनों को दुनिया से गए, कोई 2 दिन, तीसरा दिन था, वो दूसरा दिन था।
अच्छा, तीसरा दिन था। तो उस दिन तक आपका दुख थोड़ा सा, वो दुख तो अपनी जगह होता है लेकिन ठहर जाता है, लेकिन जब ज़िंदगी बंदा देखता है। आपने दोनों का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, कुछ लोग उससे गलतफहमी का शिकार ना हो। आप मैं हमजा भट्ट का जिक्र कर रहा हूँ, वो भी बेटा है जी, जी जी, बिल्कुल बेटों की तरह है, सबका बेटा है। और वो मेरे बेटे से ज़्यादा खूबसूरत बच्चा, बड़ा जवान, बड़ा तवाना आदमी था। अल्लाह ताला उसको उसके लिए ख़ास रहमतें फरमाए। आमीन आमीन। तो सफ़ी साहब, इसने ज़िंदगी बदल दी, लेकिन फिर ज़िंदगी है, इसने चलना है, इसके साथ हमारी कुछ ज़िम्मेदारियां हैं। एक मेरी बाप के तौर पे एफिलिएशंस हैं, मेरे रिश्ते हैं, मेरा प्यार मोहब्बत है, एक मेरे खामंद के तौर पे, एक घर के तौर पे। लेकिन फिर मैंने ज़िंदगी में एक मैदान ऑप्ट किया है, वो सियासत है। और सियासत मेरे ख्याल में सर्विस है। अच्छा, यही मैं जानना चाह रहा था कि इस तरह के जब अलमनाक हादसात से इंसान दो चार हो जाता है तो अमूमन दो तरह के असरात होते हैं। एक ये कि जिस मैदान को लोगों ने ऑप्ट किया हो उससे दिल उठ जाता है, दुनिया से दिल उठ जाता है। कुछ लोगों में ये होता है कि उनके यहाँ उस हवाले से और भी यकसुई आ जाती है और वो और भी यानी उनके जज्बे तवाना हो जाते हैं। तो खुसूसन आपने जो मैदान चुना था उसके हवाले से क्या इफ़ेक्ट हुआ है आप पे? सही साहब, मैं कुछ कहूँ तो शायद ऐसे लगता है जैसे मतलब अपनी तारीफ़ कर रहा है और ये बड़ा फजूल काम है, लेकिन ये बात बहरहाल अपनी जगह तय है कि मैंने ये सोच समझ के मैदान इख्तियार किया था। मेरे वालिदैन पॉलिटिक्स में, वालिद थे, चचा थे, वो असम्बलियों के मेंबर रहे, पार्लियामेंट के मेंबर रहे। मेरे छोटे भाई वो तहसील नाज़िम रहे, वो मुख्तलिफ़ ओहदों के तौर पर रहे, अपनी जमात के अंदर भी रहे। मैं तालिब इल्मी से ही एक नज़रिए से वाबस्ता था, इस समाज को बदलने के लिए इसके अंदर जितनी बेहतरी लाई जा सकती है। नौजवान के जिस तरह ख्वाब होते हैं कि यहाँ से गुर्बत ख़त्म हो जाए, बीमारी ख़त्म हो जाए, लॉलेसनेस ख़त्म हो जाए, मेरिट आ जाए, निज़ाम दुनिया का एक तरह। तो ये बेहतरी के जो ख्वाब थे वो कभी इनकलाब के रंग में, कभी सोशलिस्ट इनकलाब के रंग में, कभी समाजी तब्दीलियों के रंग में। तो मैंने ये मैदान उस हवाले से चुना था। और मेरी इस जमात के साथ वाबस्तगी एक मेरी फैमिली की थी और एक मेरी नज़रिए की थी। मेरे नज़रिए के करीब तरीन, मेरी सोच के करीब तरीन, मेरे फ़लसफ़े का जो टेंडेंसी है उसके करीब तरीन अगर कोई जमात थी तो वो पीपल्स पार्टी थी। सो मैं समझता हूँ कि अपने बेटे के जाने के बाद भी मुझे ये स्ट्रेंथ और लेनी है कि ये मुझ पर ये फ़र्ज़ नहीं हुआ कि मैंने ऑप्ट किया है, ये मुझ पर किसी ने थोपा नहीं है, ये मेरा अपना चॉइस है कि मैं सियासत करना चाहता हूँ और मैं लोगों के अंदर अपने समाज की तब्दीली के लिए काम करना चाहता हूँ। मेरे नज़रिए से आप इख्तलाफ कर सकते हैं, आपके नज़रिए से मैं कर सकता हूँ, मुख्तलिफ़ जमातों के अंदर इख्तलाफ हो सकता है। उस रास्ते पे चलते हुए मुझे अपने दुख अपनी ताकत में कन्वर्ट करने होंगे। अगर मैं दुखों का शिकार होकर बैठ जाऊँगा तो फिर ज़िंदगी नहीं चलेगी आगे, मुझे इसके साथ जीना। कह रहे साहब, जो अल्लाह का आप पे फजल है वो इस हादसे के बाद मैंने इस शक्ल में महसूस किया कि कोई लेफ़्ट का हो, कोई राइट का हो, कोई मौलवी हो, कोई लिबरल हो, कोई फ़ौजी हो, सबको आपसे हमदर्दी भी थी, मोहब्बत भी थी। लेकिन इस दौरान एक चीज़ मैं बाज़ लोगों की ज़ुबानी सुनता था कि यार बहुत अच्छा आदमी है, बहुत टैलेंटेड है, करप्ट भी नहीं है, लेकिन फिर ऐसी पार्टी में क्यों है जो करप्शन के लिए मशहूर है? तो एक सवाल ये मेरे भी जहन में आता है। सफ़ी साहब, पहली गुजारिश तो ये है, मैं भी कमज़ोर आदमी हूँ, मुझमें भी 100 खामियाँ हैं। मैं जब अपनी तरफ देखता हूँ, अपने आप को झांकता हूँ तो एक जाहिल आदमी हूँ, ना इल्म है, ना उतना ना किरदार है। 500 खामियाँ, अल्लाह ताला ने एक भरम बना दिया होता है, अल्लाह करे किसी का भरम ना टूटे। आमीन। मैं पीपल्स पार्टी में क्यों हूँ? इसलिए कि पीपल्स पार्टी ने एक वाहिद जमात है जिसने हुकूमत में आके ना सिर्फ आपके स्टेट स्ट्रक्चर में तब्दीलियाँ की, यहाँ के समाजी रिश्ते बदले। पहली दफ़ा इस समाज को इसके पुराने जो जागीरदारी रिश्ते हैं, जो जकड़न होते हैं, जो आगे बढ़ने नहीं देते, जो स्टेट फोर्सेस को भी रोके रखते हैं, स्टेटस को के अलावा, उनको तोड़ने की कोशिश की। उसमें भुट्टो साहब भी शहीद हुए, उसमें पीपल्स पार्टी के बहुत सारे कारकुनों ने। हम सिर्फ चंद लोगों का जिक्र करते हैं। यकीनन जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक बहुत बड़ा नाम थे और वो एक आइकॉन थे हमारे लिए। बीबी शहीद एक बहुत बड़ा नाम थी, लेकिन उनके साथियों ने भी बहुत बहुत ट्रेजेडीज़ देखी हैं। कईयों ने जानें दी हैं और कईयों ने अपनी नस्लें कुर्बान की हैं। वो भी अनसंग हीरोज़ भी हैं। सो मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी ने जो रियल चेंज समाज के अंदर आनी चाहिए, यानी इस मुल्क के मज़दूर को, दहकान को, आम आदमी को, कॉमनर को उठा के उसकी आवाज़ पैदा कर दी उसमें और उसको हौसला दिया कि आप बोलो, अपना हक इस्तेमाल करो। ये अलग बात कि एक लंबी बहस है,
फिर कभी वक्त हुआ तो उस पर ज़रूर बात करेंगे, और आप जैसे बंदे से बात करने में मज़ा रहेगा इस पर, कि पीपल्स पार्टी का ये सारा अमल एक हमें इसमें डाउन स्लाइड नज़र आती है, कि एक डिक्लाइन है, कि पीपल्स पार्टी का नज़रिया भुट्टो साहब से शुरू होता है, तो फिर हमारी पॉपुलैरिटी में भी हमारे ख़िलाफ़ जो एक पब्लिक इमेज है उस पर भी डिक्लाइन रहा, उतार। बीबी शहीद ने बड़ा मुश्किल वक्त में पार्टी को संभाला था, लेकिन साफ़ी साहब 50 साल में यही वो वाहिद जमात है जो सारी रियासती ताकतों के तमाम तर जबर के बावजूद अपना वजूद कायम रखे हुए है। और जब आपकी सारी तवज्जो अपने आप को ज़िंदा रखने पे लग जाए, फिर आप क्रिएटिव नहीं रहते। सलीम सावी साहब बड़े क्रिएटिव आदमी, बड़ा खूबसूरत लिखते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं, और आपको लोग फॉलो करते हैं। लेकिन अगर सलीम सावी साहब आपको अपनी जान के लाले पड़े हों, रोज़ इस दफ्तर से निकल के जाना हो तो आपको सिक्योरिटी गार्ड्स में निकलना है, घर पहुंच के ये हो कि पता नहीं घर में मेरे हमला ना हो जाए, खाना शाम को पहुंचेगा कि नहीं, कारोबार का कोई जरिया ना हो, तनख्वाह पहुंचेगी कि नहीं, क्योंकि सारी फोर्सेस हालात आपके ख़िलाफ़ हों और मीडिया आपके ख़िलाफ़ बोल रहा है, एजेंसीज़ आपके ख़िलाफ़ काम कर रही हैं, लोग आपके तोड़े जा रहे हैं, लोगों को इस बात की सज़ाएँ दी जा रही। ये छोटा सा अमल नहीं है, ये 50 साल का किस्सा है। और इस सारे अमल के बावजूद अगर एक जमात अपना वजूद कायम रखे है और उसमें कुछ कहतरियाँ आ गई, कुछ कंप्रोमाइज़ हो गए, कुछ गलत लोग आ गए, ओके, कुछ गलत रिवायतें बन गई, ट्रेंडेंस, तो फिर उसको ये तरीका तो नहीं है कि आप उसको छोड़ के अलग हो जाए। और ये कि वो जो टेंडेंसी जिसका जिक्र हम कर रहे हैं, वो कौन से तबके में नहीं, वो कौन से सेक्शन ऑफ सोसाइटी में नहीं, वो कौन से इदारे में नहीं, वो कौन सी जमात में नहीं, वो एक मुआशरे की ओवरऑल बीमारी है जो हर जगह रिफ्लेक्ट कर रही है। पीपल्स पार्टी के ऊपर क्योंकि 50 साल हो गए ना, अब तीसरी नस्ल है जो जेन बना के बैठी है, जिसके जेन में यह है कि पीपल्स पार्टी है ही ख़राब। अब वो सोचती इस तरह है, मैं नाम नहीं लेता लेकिन मैं आपको सच्ची बात कह रहा हूँ। मैं एक दफ़ा एक बड़े आला ओहदेदार से, पार्टी के काफ़ी सारे लोग हम मिले एक हादसे के सूरत में, तो उन्होंने एक बड़ी अजीब बात कही। उन्होंने कहा मुझे 28 साल लगे हैं ये बात समझने में कि पीपल्स पार्टी एक मुहब्बे वतन जमात है। हाँ। और ये बात मैंने सुनी, मुझे पता तो था ही, खैर मैं ये रवैया भुगत रहा, आज भी भुगत रहा हूँ। तो ऐसी सूरत हाल में जब आपके खिलाफ इतना जहर भर दिया जाए दिमागों में, अभी साहब आप लिखने पढ़ने वाले सोचने वाले आदमी हैं, तो उस माइंड सेट से निकलने के लिए आपको बहुत तरद्दुद चाहिए। आज बाकी सारी जमातें जो नज़रिया लेके चल रही हैं, उसके बावजूद अगर पीपल्स पार्टी के ऊपर बैड गवर्नेंस का इल्ज़ाम हो तो मैं उसको डिफेंड करने को तैयार हूँ। किसी प्रोग्राम में बैठ के बड़ी दफ़ा कह चुका हूँ। अगर पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस देखनी हो 2007 से या 8 से लेकर 13 तक, तो आइए, उसके बाद एक गवर्नमेंट गुजर गई, एक चल रही है, उससे पहले वाली किसी गवर्नमेंट के साथ बैठ के हमारी परफॉर्मेंस गेज कर लीजिए, मैं आपके साथ बैठ के प्रोग्राम करने को तैयार हूँ। लेकिन हमारे खिलाफ क्योंकि माइंडसेट इतना भर दिया गया है, लोग हमारी सच्ची बातों को भी सुनने को तैयार नहीं है और एक मफरूज़ों पे मबनी। अच्छा, अभी मेरा छोटा सा अभी तक इल्ज़ामात हैं वो मफरूज़ों पे मबनी है। मैं सज़ाओं को डिफेंड नहीं करूँगा, लेकिन मैं इल्ज़ामों को ज़रूर डिफेंड करूँगा, क्योंकि माजी में भी हम पे इल्ज़ाम लगते रहे और वो इल्ज़ाम गलत साबित होते रहे। अगर एक मुख्तसर सी ब्रेक, वापस आएंगे तो कमर ज़मान कायरा साहब के साथ गुफ्तगू यहीं से आगे बढ़ाएंगे। आम तासुर ये है कि कमर ज़मान कायरा एक लिबरल सोशलिस्ट है। उसामा शहीद का नाम आपने उसामा कैसे रखा? पहली बात तो यह है कि एक मुस्लिम नेम है। हाँ। और बच्चों के नाम रखने में मेरा रोल नहीं था, मेरी वाइफ का और मेरी फैमिली का रोल था। ठीक। दूसरी गुजारिश है, उसामा को वो 20 साल का हो गया था, 19.5 साल का। जिस उसामा से आप समझ रहे हैं कि मैंने इंस्पायर होकर नाम रखा, नहीं, मैं तो दीनी और साहब कराम और हाँ, वो तो दोनों बच्चों के नाम, मेरे दूसरे बेटे का नाम हमजा है। हाँ। सो हम मजहबी घराना है। मैं सोशलिस्ट हूँ, मैं सिर्फ सोशल डेमोक्रेट नहीं हूँ, मैं सोशलिस्ट हूँ। मैं सोशलिस्ट नज़रियात का हामिल हूँ और समझ कि इस दुनिया में जो मौजूदा निज़ाम है उस पर यही एक तरीका होगा जिसके ज़रिए हम आगे समाज को आगे लेके जा सकेंगे, बट वो मज़हब के मुखालिफ तो नहीं है। हाँ, मैं जिस सवाल पे आना चाह रहा था कि आप सोशलिस्ट हैं, आप जागीरदारी के ख़िलाफ़ है, आप सरमायादारी के ख़िलाफ़ है, आप शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ख़ुद करप्ट नहीं है, इन सब हवालों से फिर ज़्यादा पीटीआई सूट नहीं कर रही थी। और मैंने ये महसूस किया है कि मुस्लिम लीग नून में शायद चौधरी निसार पे जितनी मेहनत हुई है और पीपल्स पार्टी में जितनी ज़्यादा मेहनत आप पे हुई है पीटीआई में जाने के लिए, ये किसी और लीडर पे नहीं हुई है।
तो आप फिर पीटीआई में क्यों नहीं गए? गुजारिश है कि गमलों में लगाए हुए पौधों के फूल कभी ज़्यादा खुशबूदार नहीं होते, वो बड़े तनावर दरख्त नहीं बनते, वो खुशनुमा तो हो सकते हैं। जिस तरह पीटीआई को बनाया गया, जो मुझे कहना पड़ रहा है, मेरा शायद दिल नहीं कर रहा, लेकिन अब आपके सवाल का तकाजा ये है, पीटीआई को बनाया गया। मैं समझता हूँ कि जब कि कोई जमात हालात के तहत खुद न बने और उसको साइडों से फोर्स दे के बनाया जाए, उसका नज़रिया वक्त के साथ साथ तब्दील करके क्राफ्ट किया जाए, लोग उसके साथ जोड़ दिए जाएं, और जिस असूल पे वो जमात खड़े होकर चली थी वो आज सारे असूलों पे यू टर्न ले ले। जिन लोगों के ख़िलाफ़ वो जिहाद करने निकले थे, कुछ के ख़िलाफ़ तो टारगेट कर ले, और कुछ को जो उसकी वजूद का बायस बन रहे हैं उसकी हुकूमत का, उनको अब साथ लेके चल पड़े, तो फिर आपके अंदर दो अमली आ जाती है। सो मैं उनके उस नज़रिए से, मुझे पहले अंदाज़ा था इस बात का, हम खान साहब के साथ 5 साल असम्बली में भी रहे, वैसे भी उनकी जमात के अंदर जिस तरह सूरत हाल थी, को ना आपसे छुपी हुई थी ना मुझसे छुपी हुई थी। और अब भी मैं समझता हूँ कि जिस तरह वो हुकूमत बनाई गई है और जिस तरह वो हुकूमत चलाई जा रही है, ना ये उनके फ़ायदे में है ना ये मुल्क के फ़ायदे में है। और हमें भी सोचने की ज़रूरत है, हमारे इदारों को भी सोचने की ज़रूरत है। जब तक पॉलिटिशियन नहीं करेंगे, जब तक एजेंसियां अपना काम नहीं करेंगी, जब तक पार्लिमान अपना काम नहीं करेंगी, जब तक सलीम साफ़ी साहब साफ़त नहीं करेंगे, कमर ज़मान कारा सियासत नहीं करेगा। मैं आपकी जगह बैठ के काम करना चाहूँगा, कुछ दिन शायद मैं भी प्रोग्राम कर लूँ, लेकिन जो आप इतना अरसा तजुर्बे के बाद इस प्रोग्राम में जगह पे पहुँचे हैं, कमर ज़मान वहाँ नहीं पहुँचेगा, इस प्रोग्राम को ख़राब कर बैठेगा। हमें इस तजर्बे से सीखने की भी ज़रूरत है। हम बहुत सारे तजर्बात इस मुल्क में कर चुके हैं। हम इस मुल्क में कंट्रोल डेमोक्रेसी चला चुके, डायरेक्ट मार्शल लॉ लगा चुके, बिल्कुल पीछे बैठ के चीज़ों को अपनी मर्जी से जमातें तोड़ चुके, बना चुके, सारे एक्सपीरियंस। आप नहीं समझते? मैं साफ़ी साहब आखिरी बात सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अगर तो माजी के तजुर्बों में कुछ बेहतरी आई, इस मुल्क का कुछ निज़ाम बेहतर हुआ तो चला लीजिए, नहीं तो खुदारा हमें सबको कोई अक्ल कुल नहीं है जी, कुछ शक हो जाता है। जब मैं हुकूमत में था ना साफ़ी साहब, हुकूमत में आपके कहने पे चीज़ें यूं मूव हो रही है, सारा स्टाफ खड़ा होता है, आप जो कह रहे होते हैं ना, आप अकल कुल बन जाते हैं। मुझे बड़े प्रोग्रामों में बुलाया जाता था, मैं सेमिनार्स में जाता था, बड़ा आलमाना लेक्चर देता था, लिख के मुझे कोई और देता था, चंद बातें मैं भी कह लेता था उसमें, लेकिन उसके बाद चीज़ें बदल जाया करती हैं। हमें समझने की ज़रूरत है कि स्टेट अफेयर्स चलाने के लिए सबको अपने अपने दायरा कार में काम करने की ज़रूरत है। उससे बियॉन्ड ना पाकिस्तान का माजी में कोई फ़ायदा हुआ है और ना इस तरह चलाई जाने वाली रियासतें कभी स्टेबल हो पाई हैं। डेमोक्रेसी की बुनियाद सियासी जमातें हुआ करती हैं। पीटीआई का आपने ख़ुद बताया कि क्या हालत है। मुस्लिम लीग नून के अंदर आप देखें, आपकी पार्टी ख़ुद अगर हम देखें तो 1.5 साल पहले आपकी क़यादत भी उसको पीटीआई बनाने की कोशिश में लगी हुई थी किसी हद तक। आप नहीं समझते कि हमारे सियासी जमातों के इस स्ट्रक्चर के होते हुए पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं चल सकती? साफ़ी साहब, मैंने पहले गुजारिश की ना कि गलती मुझसे हो तो वो गलती है, आपसे हो तो भी गलती है। सो पीपल्स पार्टी ने भी गलतियाँ की, कुछ गलतियाँ वो हैं जो हमसे इंसानी तौर पे हुई। हम भी इंसान हैं, कोई फरिश्ते तो है नहीं। पीपल्स पार्टी वाले हम कहें कि जी हम और हमारी लीडरशिप बिल्कुल परफेक्ट हो, नो, बाकियों की तरह ही है। अपने तजर्बे से एक जमात, यानी पीपल्स पार्टी का ना एक इनहेरिट प्रॉब्लम भी है कि ये इसके ऊपर बहुत जुल्म होता है और इसको हर तरफ से जकड़ के रखा जाता है। लेकिन पीपल्स पार्टी की खूबसूरती ये है कि अपनी इस कमज़ोरी से पीपल्स पार्टी वाकिफ़ है और अपनी इस कमज़ोरी को समझते हुए अपने गिर्द दायरे बनाती रहती है, अपने साथ अलाइंसेस खड़े करती रहती है, क्योंकि ये इनहेरिट कमज़ोरी को अपनी ताकत में कन्वर्ट करती है। ये 18वीं तरमीम हो गई, ये बाकी जो लेजिस्लेशन हुई, ये कोऑपरेशन, ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हो गया। ये कुछ लोग तो में गालियाँ देते फिर रहे हैं, चले उनकी मर्ज़ी है, लेकिन पीपल्स पार्टी अपनी इस कमज़ोरी को समझती है और इसको साथ लेके चलने के रास्ते पैदा करने का इसको खासा आता है। मैं समझता हूँ कि आज भी पीपल्स पार्टी ही वो जमात है, हमारे यहाँ हमारी लीडरशिप में भी वो भी जागीरदार हैं, इस रवैये के साथ जमातें नहीं चला करती। लेकिन साफ़ी साहब, ये सिर्फ लीडर जमातें नहीं चलाते, ये पार्लियामान के इलेक्शन हो गए, ये असम्बलियाँ बन गई, ये हुकूमतें आ गई, जिस तरह आई हैं हमें भी पता है, आपको भी पता है। और ये सिर्फ बन जाने से नहीं, मुआशरे को जो बड़ा सवाल है, जो आप जैसे लोगों के लिए एक बड़ा सवाल है कि मुआशरे को एक अथॉरिटेरियन रूल से डेमोक्रेटिक रूल की तरफ ले जाने में आपको ये मुआशरती सफ़र करना होगा।
जो हुकूमतें होंगी या असम्बलियाँ होंगी या आपके मुंतखब नुमाइंदे होंगे, वो अलामतें होंगी। रियल टाइम में आपने ये समाजी सफ़र करना है, मुआशरती। हमारा मुआशरा वो सफ़र नहीं कर रहा। साफ़ी साहब, जिस मुआशरे में जागीरदाराना रवायतें हों, जिसमें मसलकी और मजहबी जकड़न ज़्यादा तगड़ी हो, जिसमें आज भी कबाइल और बरादरियाँ तगड़े हों, वहाँ जमहूरियत नहीं पनप सकती। उनका क्या हल है? उनका हल बुनियादी तौर पे हमें समाजी तहरीकें फ़िक्री तहरीकें चलाने की ज़रूरत है। यूरोप के अंदर हम देख रहे हैं कि आज साइंटिफिक ग्रोथ ने बहुत कुछ कर दिया, लेकिन यूरोप के अंदर ये साइंटिफिक फ़िक्री तहरीक के नतीजे में आई है। और वो फ़िक्री लड़ाई बुनियादी तौर पे स्टेटस को की फोर्सेस या वो जो जकड़न वाली फोर्सेस हैं, उनके खिलाफ लोगों ने खड़े होकर साइंटिफिक नज़रियात के ऊपर जाने दी हैं, लड़ाइयाँ लड़ी हैं। और तब पहले फ़िक्र होती है, उसके पीछे स्ट्रेटजी होती है, फिर पीछे समाज चलता है। सो हम फ़िक्र पैदा नहीं कर रहे जी। नाज़रीन, कमरज़मान कायरा साहब के साथ ये जरगा कंटिन्यू रहेगा, लेकिन एक वक्फे के बाद। कमरज़मान कायरा साहब, मैं फिर ये वाज़ेह करूँगा, इस सवाल का जवाब मुझे सियासतदान और पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमरज़मान कायरा से नहीं चाहिए। मैं इंसान, पाकिस्तानी और दानिश्वर कमरज़मान कायरा साहब से पूछना चाहता हूँ, इस वक्त मुल्क में जो क्राइसिस है, आप पीपल्स पार्टी को एक तरफ रखते हैं और मैं फिर भी ये कहूँगा कि ये आपका ज़ाती ख्याल होगा, इस वक्त इस मुल्क को इस क्राइसिस से निकालने का क्या हाल है? सब क्राइसिस बहुत बड़ा है। एक तो स्टेट है कि 2+2 4 करें, तो 2+2 से तो रियासतें नहीं चला करती, उस तो आपको एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के स्ट्रक्चरल फॉल्ट्स हैं। हमें ये बात समझने की ज़रूरत होगी कि जिस रूल पे ये मुल्क बना था, उसके तहत इसको चलाने की कोशिश की जाए, और वो पार्टिसिपेटरी निज़ाम है और वो वफाकी जमहूरी निज़ाम है, वो अथॉरिटेरियन रूल नहीं है। अथॉरिटेरियन रूल सामने होकर या पीछे से बैठ के चलाया जाए, नो। दूसरी गुजारिश ये है कि कोई एक जमात, इस वक्त हम बहुत ज़्यादा डिवाइडेड है, मजहबी जमातें हैं, सियासी जमातें हैं, आपस में एक दूसरे से लड़े हुए हैं, और सियासी जमातों के ऊपर मुख्तलिफ इंटरेस्ट ग्रुप के कंट्रोल्स हैं, मजहबी जमातों के ऊपर भी है, पार्लिमानों के अंदर, असम्बलियों के अंदर, यहाँ पे भी मुख्तलिफ इंटरेस्ट ग्रुप्स के नुमाइंदे बैठे हैं जो अवाम के फ़ायदे के लिए कम काम करते हैं और अपने इंटरेस्ट ग्रुप जिसका वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसके लिए बड़ा काम करते हैं। और ये दुनिया भर में हुआ। आज हमें देखने की ज़रूरत है कि काफ़ी एक लार्जर सीन पे इकट्ठा हो जाएं, दुनिया के एक्सपीरियंसेस से, अपने एक्सपीरियंसेस से सोचें। मत कहिए कि हम आपसे कोई रियायत मांग रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी हो रही है, होने दें। लेकिन हम कह रहे हैं कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने एक सोची थी कि हम लड़ के इस मुल्क की सियासत और जमहूर के लिए कोई बेहतरी नहीं पैदा कर सकते। उन्होंने आगे हाथ बढ़ा के चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी कर लिया था और सबको एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा किया ब्रॉडर रूल्स पे। ये हम कह दें कि उस कायदे के बाद फिर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी 100% इम्प्लीमेंट हो गया, नो, नामुमकिन था, उसमें भी खराबियाँ हुई, एक प्रैक्टिस हुई, लेकिन उसके बाय लाज बड़े बड़े फ़वायद आए। आज भी उसी की ज़रूरत है। उस रूल के तहत जो काम अकाउंटेबिलिटी है बिल्कुल हो, जो काम अदालतों ने करना है बिल्कुल करें, ट्रांसपेरेंटली करें। खुदारा जज साहबान, आप भी अबव द बोर्ड नहीं हैं। आपके सामने खड़े होकर जब आपको मी लॉर्ड कहा जाता है तो लॉर्ड मत बन जाइए, आप लॉर्ड नहीं हैं। इसी तरह जो हमारे दिफाई इदारे हैं वो बड़े ताकतवर हैं, उनका बड़ा एहतराम है, उनके पास बड़ी सलाहियत है, लेकिन ये याद रखिए आप अक्ल कुल नहीं हैं। सियासतदान, हमें भी सोचने की ज़रूरत है। हमें बेशुमार खामियां हैं, बेपनाह कमज़ोरियां हैं, हमारे अंदर काली भेड़ें उतनी हैं जितने बाकी माशरे में, लेकिन हम पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी आती है कि हमने खुद वॉलंटियर किया हुआ है। आपके ऊपर, मीडिया के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम सब ने मिल के काम करना है, लेकिन इन सबको जोड़ना किसने है? ये पुश बैक फैक्टर से काम होगा, इनकलाब से नहीं। हम आस्ता आस्ता गलत रवैयों को पुश बैक करेंगे और इसके लिए कोऑपरेशन चाहिए। कोऑपरेशन हुकूमत वक्त क्या करती है, इनिशिएटिव हुकूमत लेती है। साफ़ी साहब, मैं आज कहूँगा तो मुझे तो फ़ौरन गाली मिलेगी कि भाई मेरे लीडर ने कहा कि आओ जी, फिर मैं पीपल्स पार्टी के तौर पे मुझे मिसाल देनी पड़ रही है कि बिलावल साहब ने कहा कदम बढ़ाओ इमरान खान, हम तुम्हारे साथ हैं, ये फैसले करो कौम के। कहा गया ये NRO मांग रहे हैं, ये तो रियायतें मांगते हैं। इसी तरह शहबाज शरीफ साहब ने कहा तो कहा गया था ये तो NRO। भाई हम नहीं मांग रहे, आपसे बार बार कह रहे हैं, लेकिन ये याद रखिए कि आपसे अकेले ये मसला हल नहीं होगा। जो असम्बली में तकारीर हुई 4 दिन पहले, जो माहौल था, अगर आपने हमारी बात मान ली, वो रवैया जो माजी में रखा गया कोऑपरेशन का, अगर आज थोड़ा सा कोऑपरेशन हुआ तो माहौल बेहतर हुआ है। इसी तरह आज जो बातें अपोजिशन कह रही है उनकी बातों को गौर कर लीजिए। अगर असद उमर साहब वही बातें कहें जो कमर ज़मान कह रहा है, तो कमर ज़मान की बातें अगर आपको एक्सेप्टेबल नहीं है तो असद उमर की सुन लें।
वो जो बजट के लिए तजावीज़ दे रहे हैं, अपोजिशन भी वही बातें कह रही है। सो हम कह रहे हैं कि दिमाग बंद ना करें, किसी एक के पास मसाइल का हल नहीं है, तमाम इदारों को अपना अपना रोल अदा करना होगा। और जो बड़े हैं, जो इदारों के बड़े हैं, हेड्स हैं, मतलब प्राइम मिनिस्टर इस वक्त मुल्क के बड़े हैं, उस बड़े को बड़े का रोल अदा करना होगा, बाकी सियासी जमातों को भी साथ मिलाना होगा, और बाकी हमारे जो स्टेट पिलर्स हैं उनको भी बिठा के बात करनी होगी। वे फॉरवर्ड तब निकले। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जिस नए सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात करती थी, और कभी कभी रज़ा रब्बानी साहब और आप जैसे सोशल डायलॉग जिसको हम कहते हैं, इसका क्या मतलब है? देखिए, मतलब उसका यह है कि एक तो कॉन्ट्रैक्ट आपका वो है जो आइन की सूरत में मौजूद है, एक अनरिटन आइन भी है, यानी हमारी जो कल्चर है, जो जिसने हमें बांधा हुआ है। एक लार्जर इशू है ना, आइन जब नहीं भी था तो भी मुल्क चल रहा होता है, तो सिर्फ आइन नहीं बांध के रखता, तो उससे बड़े 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 प्रिंसिपल्स भी मौजूद होते हैं। हम ये कह रहे हैं कि इस वक्त जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत हम चल नहीं रहे। कुछ माजी की आदतों ने हमें ख़राब किया, कुछ आपको किया, कुछ बाकियों को किया। हम ओवरऑल इस बात को समझें कि चीज़ें दुरुस्त नहीं चल रही। उसमें सिर्फ एक का कसूर नहीं है, किसी एक इदारे का कसूर नहीं, किसी एक जमात का कसूर नहीं। एक समाज के अंदर बहुत सारे बोध है, कभी आपने गलती की, कभी मैंने की, कभी किसी और ने की। कलेक्टिवली मुल्क नीचे जा रहा है, ओवरऑल इसका नुकसान मुल्क को हो रहा है। सो इससे निकला कैसे जा सकता है कि जिनको ये समझ है, जिनके ये जिम्मेदारी है, वो बैठे। इसके ऊपर हम डायलॉग की बात कर रहे हैं कि एक लार्जर डायलॉग बिटवीन द इंस्टीट्यूशंस हो, और बैठ के इस पर कुछ फैसले किए जाएँ, और थोड़ा थोड़ा अपनी अपनी पोजीशंस को रीएडजस्ट किया जाए। जहां अगर मैंने इनग्रेस कर लिया है, मैं अपनी पोजीशन से आगे जा चुका हूं, जो मेरी पोजीशन नहीं है, तो मुझे थोड़ा पीछे आने में। डायलॉग कहाँ हो, किस किस के दरमियान? सर, सबसे पहला तो बड़ा जो उसका फोरम हो सकता है वो तो पार्लियामान है, क्योंकि ये पार्लियामान, यही इवन दिस पार्लियामेंट, इसलिए साफी साहब कि इसके अंदर इस पार्लियामेंट को बनाया भी गया है, इसमें बड़े इंजीनियरिंग भी हुई है, लेकिन ये बात भी दुरुस्त है कि इमरान खान को लोगों ने वोट भी दिए। वो लोगों ने उस ख्वाब के तहत वोट दिए थे, जो उनका ख्वाब टूट रहा है, ये अलग बात है। लेकिन बहरहाल लोगों ने, खौफ पे लोग वोट देते हैं। पीपल्स पार्टी को भी बड़ी उम्मीद से, बड़े ख्वाब से लोगों ने, बल्कि इससे ज़्यादा वोट भी दिए थे, जान भी दी थी, खून भी दिया था। मुस्लिम लीग के साथ भी बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने भी उनको वोट दिया, आज भी उन्होंने वोट लिए हैं, बावजूद तमाम तरह इख्तलाफात के, हमने भी लिए। सो मेरा ख्याल ये है कि आज भी ये पार्लियामान फोरम है, इसके अलावा तो फोरम नहीं बनेगा ना जी। इसके अलावा तो फिर अदालत में हाज़िर हो जाएं तो अदालत तो ये मसाइल का हल नहीं निकालेगी। अवाम के नुमाइंदों का फोरम यही है, या इसका कोई छोटा फोरम तश्कील दिया जा सकता है, मतलब मुख्तलिफ वो भी डिबेट यही हो, और वो फोरम, ये मेरी राय है, हो सकता है इसको रिफ़ाइन करने की ज़रूरत हो, कि हुकूमत को वज़ीर आज़म रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सियासी जमातों के साथ डायलॉग करें, और फिर एक लार्जर डायलॉग जिसमें अदलिया बैठे, जिसमें फ़ौज के हमारे नुमाइंदे बैठे, जिसमें बाकी लोग बैठ के एक डायलॉग करें, मीडिया बैठ के एक चार्टर बनाएं, और वो ये नहीं हो कि जी वो अल्टीमेटली पार्लियामेंट में जाए, और शायद वो सारा कुछ करने के बाद फिर हम ये कहें कि ना आइए, इसकी बुनियाद इस तरह रखते हैं कि पाकिस्तान के लोगों से ये अपील करें कि सही नुमाइंदे चुने, काबिल और अहल लोग चुने, और लोगों को आज़ादाना अपनी राय देने दें। ठीक, बाकी लोग पीछे हट जाए, बाइसेस ना हो, और फ्री फेयर हो जाए। इलेक्शन के बाद जो हुकूमत बने वो इस चार्टर को लेके चले, और मेरा ख्याल है उससे बेहतरी का रास्ता निकल सकता है। बहुत शुक्रिया कमरज़मान कायरा साहब। मैं माज़रत ख़्वाह हूँ, शुरू में आपके ज़ख्मों को मुझे दोबारा कुछ ताज़ा करने का बायस बना, लेकिन वो मजबूरी भी थी। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपकी फ़ैमिली को सब्र जमील अता फ़रमाएँ, आपको और आपके ख़ानदान को मुस्तक़बिल में इसी तरह के हादसात और सानिहात और गमों से महफूज रखे। नाज़रीन, इस दुआ के साथ कि आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आज के जरगे से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।